सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति, उनकी समालोचना की विशेषताएं, आचार्य शुक्ल का हिंदी समालोचना में महत्व और स्थान और उनकी रस दृष्टि एवं लोक मंगल की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आलोचक हैं। वे रस को काव्य का मूल तत्व स्वीकार करते हैं। रसवाद को वे मानव मन की उदात्त भावना से जोड़ते हैं। उन्होंने पाश्चात्य एवं भारतीय समीक्षा पद्धतियों का समन्वय कर समीक्षा को एक व्यापक आधार प्रदान किया है। हिंदी समालोचना का प्रारंभ तो शुक्ल जी से पहले भारतेंदु युग में हो गया था और शुक्ल जी का जो जन्म है वो 1884 में हुआ और उनकी मृत्यु 1941 में। शुक्ल जी हिंदी के पहले समालोचक हैं जिन्होंने भारतीय और पाश्चात्य समालोचना का समन्वय किया। उन्होंने भारतीय समालोचना सिद्धांतों का पुनर्निर्माण वैज्ञानिक आधारों पर किया। उन्होंने प्राचीन और नवीन काव्य सिद्धांतों का समन्वय करके अपनी गूढ़ सम्मति देकर समालोचना के नए सिद्धांत निश्चित किए। एक ओर तो वे प्राचीन रसवाद के समर्थक थे, दूसरी ओर पाश्चात्य समालोचना के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, व्याख्यात्मक आदि पक्षों के भी पोषक थे। यानी वो रसवादी आलोचक होने के साथ साथ ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और व्याख्यात्मक जो पक्ष थे पाश्चात्य आलोचना के, उसके पक्षधर भी थे। उन्होंने समालोचना की जिस पद्धति को अपनाया वह है व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक दोनों के बीच की। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना संबंधी कोई अलग से ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उनके विभिन्न निबंधों और समीक्षात्मक ग्रंथों में उनकी आलोचना पद्धति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। शुक्ल जी ने आलोचना क्षेत्र में सबसे पहले कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की छानबीन की थी। सूर, तुलसी, जायसी पर उन्होंने जो समालोचनाएं लिखी हैं उनका अध्ययन करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। अब हम शुक्ल जी की समालोचना पद्धति की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने किसी कृति के भाव और कला पक्ष की सूक्ष्म अति सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक व्याख्या समान रूप से की है। कवि की अंतःवृत्तियों की खोज करने की पद्धति भी शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति में पाई जाती है। उनकी मान्यता है कि पाश्चात्य एवं भारतीय विचारकों के समन्वय से निर्मित हुई है, फिर भी उनमें अपनी मौलिकता है। उन्होंने कृतियों की आलोचना में अपनी मान्यताओं को कसौटी बनाया है। शुक्ल जी के निर्णय करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए कविता की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखते हैं, जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि क्रम कठिन होता जाएगा। शुक्ल जी की समीक्षा में बात को अधिक से अधिक स्पष्ट करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके लिए वे नाना प्रकार के उदाहरण देते हैं और ऐसे दृष्टांतों का सहारा लेते हैं जो सर्वसुलभ हो, जो आसानी से मिल जाते हैं। आचार्य शुक्ल रसवादी आचार्य थे। उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय समीक्षा पद्धतियों का समन्वय किया था। उन्होंने किसी कृति की समीक्षा में तत्कालीन परिस्थितियों, पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपरा, मूल विचारधारा, भाव पक्ष, कला पक्ष आदि पर भी विचार करना आवश्यक समझा। किसी काव्य में निहित विचारधारा के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित मत, संप्रदाय या वाद का पूरा परिचय प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए पद्मावत की समीक्षा के अंतर्गत उन्होंने सूफी मत और रहस्यवाद का विस्तृत परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि बहुत ही बड़ी पैनी थी, इसलिए उन्होंने किसी कवि से संबंधित उन विशेषताओं की विवेचना भी की है जिनको पहले के आलोचक
उपेक्षित कर गए थे। तुलसी और जायसी की काव्य प्रतिभा को उजागर करने में उनका योगदान सर्वविदित है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति में हृदय और बुद्धि का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। विश्लेषण की सूक्ष्मता उनकी रचनाओं में कहीं भी नहीं है। वे यथा अवसर हास्य व्यंग्य के माध्यम को अपनी आलोचनाओं को सरस बनाते रहे हैं। उदाहरण के लिए बिहारी के वीर वर्णन का उपहास करते हुए लिखते हैं, बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंके से 4 कदम पीछे हट जाती है और जब सांस निकलती है तब उसके साथ 4 कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की सी दशा उसकी रहती है। यानी कि ये शुक्ल जी ने बिहारी के वीर वर्णन का उपहास करते हुए बताया था। ऐसे अवसरों पर उनकी शैली में सरसता और रोचकता आ गई। शुक्ल जी ने एक सच्चे समालोचक की भांति गुण दोषों पर समान दृष्टि रखी है। उनकी आलोचनाएं कोरी प्रशंसात्मक ही नहीं अपितु वे काव्य रचना से संबंधित सभी पक्षों पर विचार करते हुए कवि के दोषों का भी उद्घाटन करते हैं। उन्होंने अपने प्रिय कवि तुलसी तक के दोषों का निर्देश किया है। शुक्ल जी की समालोचना का आधार मनोभाव और उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण था। डॉक्टर शिवनाथ ने आचार्य शुक्ल की इस विशेषता की ओर इंगित करते हुए लिखा है, साहित्य के मूल में निहित मनोभाव या मनोविकार के आधार पर शुक्ल जी की आलोचनाएं विशेष रूप से स्थित हैं। फिर अगली विशेषता पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल ने जहाँ सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में काव्य के सूक्ष्म और सौंदर्य का उद्घाटन करके उसे एक व्यापक रूप प्रदान किया, वहाँ उन्होंने व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में युग, इतिहास, परंपरा, मत, संप्रदाय, विचार, शैली, अलंकार आदि को स्थान देकर अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय दिया। उनकी समीक्षा विचारों की दृष्टि से जितनी प्रौढ़ एवं महत्वपूर्ण है, उतनी ही अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी सरस, रोचक एवं प्रभाव उत्पादक है। अब हम आचार्य शुक्ल का हिंदी समालोचना में क्या महत्व है और क्या स्थान है उसके बारे में पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल जी जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक कहे जाते हैं। भारतेंदु युग में समालोचना के स्थिर एवं अस्पष्ट रूप का श्री गणेश हुआ था। द्विवेदी जी ने इसमें कुछ सुधार करने की चेष्टा की, पर उसमें शैली का सौंदर्य न आ सका। आलोचना के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि पक्षों की ओर से उनका ध्यान नहीं गया। पदम सिंह शर्मा और मिश्र बंधुओं ने समालोचना में कवियों की पारस्परिक तुलना को महत्व दिया। इन दोनों ने कवियों की तुलना की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी से पूर्व हिंदी समीक्षा का स्वरूप प्राय अविकसित एवं एकांगित था। या तो आलोचक संस्कृत के काव्यशास्त्र के आधार पर गुण दोष दिखाने का कार्य करते थे, या दो कवियों की तुलना करके छोटे बड़े के विवाद में उलझे रहते थे। साहित्य का मूल्यांकन या तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से होता था, या फिर छिछली उक्तियों को लेकर प्रशंसा के पुल बांधे जाते थे। ऐसे समय में आचार्य शुक्ल का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने स्वदेशी और विदेशी सिद्धांतों का सार लेकर हिंदी समीक्षा को व्यवस्थित एवं प्रौढ़ स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने भाव पक्ष, विचार पक्ष और शैली पक्ष पर समन्वित भाव से विचार करके हिंदी आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कवि और काव्य दोनों की समुचित व्याख्या करने की प्रणाली को जन्म दिया। निष्कर्ष रूप से शुक्ल जी ने हिंदी आलोचकों में शीर्षस्थ माने जाते हैं। शुक्ल जी के महत्व को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस प्रकार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि शुक्ल जी को अस्त हुए एक युग के लगभग हो चुका। कवियों के संबंध में नूतन अनुसंधान, मनन, अध्ययन भी इधर उधर बहुत हुआ, पर शुक्ल जी की आलोचनाएं जहाँ की तहाँ हैं।
उन्हें अपदस्थ करने वाली या उनसे आगे निकल जाने वाली आलोचनाएं अभी तक नहीं आई। हिंदी में आलोचकों की संख्या बढ़ रही है, पर आलोचना के क्षेत्र में वैसा प्रौढ़ आलोचक एक भी नहीं हुआ। इसका कारण है शुक्ल जी स्वच्छंद चिंतक के थे। अब हम शुक्ल जी की रस दृष्टि कैसी है और लोक मंगल की अवधारणा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं। रस को काव्य का मूल तत्व स्वीकार करते हैं। रसवाद में मानव मन की उदात्त भावना से जोड़ते हैं और उन्होंने कविता की परिभाषा दी है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। स्वार्थ के संकुचित घेरे से उठा हुआ हृदय ही मुक्तावस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में वह लोक हृदय से तादात्म्य कर लेता है और उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति बन जाती है। शुक्ल जी ने साधारणीकरण के सिद्धांत का विवेचन करते हुए ये स्वीकार किया है और उन्होंने बताया है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। कवि होता है काव्य में वर्णित आलंबन सबके हृदय में वही अनुभूति जगाता है जो आश्रय के हृदय में उत्पन्न हो रही है। शुक्ल जी रसवादी दृष्टि उनकी महत्वपूर्ण आलोचना का केंद्र बिंदु रही है। मुक्तक काव्य को वे एक ऐसा गुलदस्ता मानते हैं जिसके प्रत्येक छंद में रस वर्षण की अपूर्व क्षमता है। उनकी आलोचना पद्धति में लोक मंगल का भी विशेष स्थान है। कविता मनुष्य के हृदय स्वार्थ के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। लोक के साथ तादात्म्य होने पर लोक मंगल का विधान तो अनिवार्य ही है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी को कवि के रूप में इसलिए श्रेष्ठ माना क्योंकि उनका संपूर्ण काव्य लोक मंगल का विधान करने वाला है। आधुनिक संदर्भों में यदि लोक मंगल की बात की जाए तो वह जन कल्याणकारी परिकल्पना है जो सीधे सीधे सामाजिक समता, सर्वजन हिताय एवं बहुजन सुखाय की भावना को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है। तुलसी के राम भी लोक हितकारी हैं। वे लोक रक्षक एवं लोक मंगलकारी कार्यों में लिप्त रहते हैं। शुक्ल जी का निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था उनकी लोक मंगलकारी भावना पर बहुत ज़्यादा पर्याप्त प्रकाश डालता है। लोक मंगल की साधना तभी हो सकती है जब अन्याय, अत्याचार, अनाचार आदि के निराकरण हेतु प्रयास किए जाएं। राम द्वारा रावण को मारना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उस तक पहुँचने के लिए किया गया सारा क्रिया व्यापार अत्यंत सुंदर है, जो लोक में कर्म के प्रति आस्था का भाव जागृत कर मानव मात्र को प्रेरणा प्रदान करता है। शुक्ल जी नैतिकवादी समीक्षक थे और मानव मूल्यों को केंद्र में रखकर आलोचना करते थे। ऋतिकालीन श्रृंगारी कविता को इसलिए वे उच्च कोटि की कविता नहीं मानते हैं क्योंकि उन कवियों का लोक मंगल में से कोई सरोकार न था। निश्चय ही शुक्ल जी हिंदी के एक ऐसे समर्थ समालोचक थे जिनकी आलोचना में रस दृष्टि एवं लोक मंगल का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। इस प्रकार आज हमने शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति की विशेषताएं, हिंदी समालोचना में उनका महत्व और स्थान और उनकी रसवादी दृष्टि एवं लोक मंगल की अवधारणा के बारे में पढ़ लिया है।